Good morning, student. This is the second part of Company Law, Chapter 1st, and today's topic is Companies Act 2013. Companies Act 2013 consists of 470 sections separate over 29 chapters and 7 schedules, where there is 658 section in the Companies Act 1956. तो आपने देखा कि किस तरह से जो सेक्शंस हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 में 658 थे, ज़्यादा थे, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 में ये सिर्फ 470 सेक्शंस हैं। इसका मेन रीज़न क्या था और मेनली कंपनीज एक्ट 2013 को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव 2013 का ये था कि जितने भी लॉज हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, उन्हें इस तरह से कंसोलिडेट करना, इस तरह से उनमें चेंज करना कि जो भी कंपनीज हैं उन्हें फ्री एक्सेस मिले ओपन ग्लोबल मार्केट में, अपने आप को वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके और कंपनीज की जो वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल बने। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था वो है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स, की जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा कंपनीज में अपना लगा रहे हैं, जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उन सभी को इंटरेस्ट को सेव करना, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्ट कर रही हैं उनको वो हेल्प अचीव करने में हेल्प करना। अब हम कुछ मेन पॉइंट्स हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट को कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। वन पर्सन कंपनी का मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल भी एक प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। सेकेंड इज़ द यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कि एक फाइनेंशियल ईयर फिक्स कर दिया गया हर एक कंपनी के लिए, जो हर एक को फॉलो करना है, वो था 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्राइवेट कंपनीज कैन नाउ हैव अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स तक वो कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 200 मेंबर्स तक कर दिया गया। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज सिंप्लीफाइड। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड किया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली 3 पार्ट्स में आप अपने ऑब्जेक्टिव को, जिसके लिए आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो, उसे डिवाइड करते थे, जिसमें आते थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स, एंसेलरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आप कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो, सिर्फ वही बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज़ बिन डन अवे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करती है या किसी को भी ऑफ़र करती है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स गिवन है, कंपनीज़ के प्रोजेक्ट की, कंपनी के बारे में, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज़ थी उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट है, बस आप वो इशू कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा एक तरह से प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा जो है 2013 का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट लॉ, उसने इस चीज़ का उसे कंसेशन दे दिया, ठीक है, कि आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन ओनली बी इशूड बाय परमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड शेड्यूल बैंक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है? एक बार आपने एक सिंगल प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, आप उसी को बेस यूज़ करके नेक्स्ट टाइम भी आप अपनी शेयर्स ऑफर कर सकते हो। आपको बार बार प्रोस्पेक्टस, हर बार जब भी आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है ये जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कह लीजिए कुछ पर्टिकुलर परमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक या शेड्यूल्ड बैंक्स को ही इसके लिए एम्पावर किया गया। नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स हैज़ बीन लिबरलाइज्ड। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते थे, अगर आप अपने शेयर्स, खुद के शेयर्स बायबैक करना चाहते हो मार्केट के अंदर से, उसमें काफ़ी ज़्यादा ढील दी गई, काफ़ी जो रूल्स रेगुलेशंस थे उन्हें नॉर्मल किया गया। NBFCs विल बी गवर्न बाय RBI इन मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, नॉट बाय कंपनीज एक्ट 2013। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी,
या कॉरपोरेशंस थी, ठीक है, पहले वो कंपनीज एक्ट के अंदर आते थे। जो भी वो डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट करते हैं उन पे जो रूल्स रेगुलेशन लगते थे वो कंपनीज एक्ट 2013 के लगते थे, जबकि अब आरबीआई इन्हें गवर्न करेगी, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया। नेक्स्ट, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज़ रीनेम्ड एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कुछ अकाउंटिंग कंपनीज़ हैं, पहले जो भी वो काम करती थी उनके लिए जो कमिटी गठित थी, ठीक है, जो उनको सुपरवाइज करती थी, दैट इज़ द नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंट्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसका नाम चेंज करके नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर दिया गया, ठीक है। फिर न्यू प्रोविजंस आपके आए CSR से। नेक्स्ट जो है CSR, दैट इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक बिजनेसमैन को एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डोनेट करना पड़ेगा एक सोसाइटी के प्रति, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। नेक्स्ट, कंपनी इज़, नहीं इससे पहले एक पॉइंट, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कि 1/3 जो भी जितने भी टोटल डायरेक्टर्स होंगे जो भी एक कंपनी में है, उनमें से क्या कहता है कि 1/3 जो है डायरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट इज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन एवरी ईयर एंड गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, कि भाई हर एक कंपनी को कम से कम जो है 4 मीटिंग एक साल में करनी है, जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स के साथ, और उनमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कितने से ज़्यादा, 120 डेज से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं इनमें डिले करती हैं मीटिंग्स को हेल्ड करने में, इसलिए ये रूल्स बनाए गए। एंड द लास्ट इज़ दी टर्म लोन्स शैल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स, कि टर्म लोन्स की फॉर्म में आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप ये टर्म लोन है वहाँ पर आप डिबेंचर के बेसिस पे पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कंपनीज एक्ट 2013 के। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें जो डिस्कस करने हैं, दैट इज़ द वर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, कि कंपनी लॉ में क्या एक प्रणाली बनाई गई, किस तरह से वर्क होता है, कौन किस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका, दैट इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या है, ये बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर एक स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के नेम से जो है एक पब्लिक ऑफिस बनाती है, ठीक है, क्रिएट करती है, जहाँ पर हर एक कंपनीज़, वहाँ की जितनी भी कंपनीज़ होंगी, ठीक है, वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगी और उनके डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ होगा। और कोई भी, ये क्या है, पब्लिक डिपार्टमेंट है, कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पर जाकर, ठीक है, इन कंपनीज़ के अकाउंट्स को एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी देकर देख सकता है। दैट मीन्स कुछ भी उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पब्लिक को, वो वहाँ से ले सकते हैं। द सेकेंड इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही है एक तरह से आप कह सकते हो जिसको मेन पावर है हर एक कंपनी के ऊपर, उसकी कंट्रोल है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परमिशंस लेनी होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होंगी। नेक्स्ट इज़ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये बेसिकली कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ भी केसेस आते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है कंपनीज़ टू कंपनीज़ के बीच में, वो यहाँ पे सॉल्व आउट होता है, ठीक है। नेशनल कंपनीज़ जो है, पहले ये क्या थे, कंपनी लॉ बोर्ड थे, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अगर कोई भी इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं है इसके डिसीजन से, तो जो नेक्स्ट है आपका है नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल। जो इसमें वो इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन आया है, अगर उसके डिसीजन से पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो विद इन 45 डेज़, ठीक है, जब उसे वो उस डिसीजन की कॉपी रिसीव हुई उस पार्टी को, वो नेशनल कंपनी लॉ अप्लाई ट्रिब्यूनल में मांग कर सकती है, अपना फेवर फिर से रख सकती है, ठीक है। और उसके लिए एक्सटेंडेड 45 डेज़ का और पीरियड, अगर वो उस 45 दिन में अप्लाई नहीं कर पाता, अगर कोई मेन सीवियर रीज़न है और वो उस रीज़न को क्लियरली बता सकता है, ठीक है, उसको प्रूफ उसका दे सकता है, तो उस पीरियड को एक्सटेंड और किया जा सकता है, दैट इज़ अप टू 45 डेज़। और
नेक्स्ट है, अगर कोई नेशनल कंपनी लॉ अप्लाई ट्रिब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर अंदर वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो उन 60 डेज़ में नहीं कर पाया और मेन रीज़न उसके पास है कि भाई किस रीज़न से वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर से एक्सटेंड उसके पीरियड को 60 डेज़ तक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ दी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके नेम को चेंज करके नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रखा गया। इसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी दी गई, इसे क्यूशी जुडिशियल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट मीन्स पहले इसके पास ऐसे कुछ डिसीजंस नहीं थे कि ये किसी पे कुछ पेनल्टी या कुछ इम्पोज कर सके, अब वो चीज़ें भी गई। और ये मेन जो है काम किस लिए करती है, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट कंपनीज़ हैं, सीए फर्म्स हैं, वो अच्छी तरह से काम करें, उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। द नेक्स्ट इज़ दी ऑफिशियल लिक्विडेटर। जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं वो कौन है? ऑफिशियल लिक्विडेटर कहता है कि जब भी कोई भी कंपनीज़ हैं वो वाइंड अप हो रही हैं तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, वो कुछ लिक्विडेटर्स अपॉइंट करती है ऑफिशियल। ठीक है, ये कौन होंगे, दैट मीन्स इस बारे में यहाँ बताया गया है कि पहला, ये किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई भी एडवोकेट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एनसीएलटी के अंडर, या फिर ये कौन हो सकते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसे जो भी ठीक लगता है उस इंडिविजुअल को ये अपॉइंट कर सकती हैं। द नेक्स्ट इज़ दिस सेबी। आप ये इससे तो फैमिलियर हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करना। ठीक है, इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकालती रहती है, जो कि जिन्हें हम कहते हैं गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ये 1992 में भी आई थी और ये 2000 में भी आ चुकी हैं। और मेनली जो इनका काम होता है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अच्छी तरह से अपने काम को परफॉर्म करें। ठीक है, अगर वो कोई भी पब्लिक कंपनीज़ अगर डिविडेंड देने में या शेयर्स को इशू करने में, ठीक है, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं पब्लिक के लिए, तो उसकी उनके अगेंस्ट जो भी काम है करने का पावर किसको दिया गया है? सेबी को। नेक्स्ट लास्ट इज़ दी स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स देखिए कुछ क्रिएट किए गई उन लोगों के लिए जो कंपनीज़ के अगेंस्ट कुछ भी फाइल करना चाहते हैं केसेस। ठीक है, अगर उनके साथ कुछ भी धोखाधड़ी हुई है तो कुछ स्पेशल कोर्ट्स किन्हें कहा गया? जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हाई कोर्ट है उसे ही स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया, वो वहाँ जाकर कंपनीज़ के अगेंस्ट जो भी उन्हें कार्रवाई करनी है या कुछ भी आप कह सकते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है वो कर सकते हैं। दैट मीन्स उन्हें सू कर सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजटी में ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दे सकती है। तो ये थी बेसिकली जो वर्किंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनीज़ लॉ एक्ट 2013 का, कि किस तरह से कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा और कौन से डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने इसके लिए क्रिएट किए हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे अभी तक की फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि किस तरह से कंपनी लॉ हमारा जो है इंडिया में डेवलप हुआ, किस तरह से अलग अलग एक्ट्स आए, किस तरह से कंपनीज़ के एक्ट्स आए। तो अब ये यहीं तक था। थैंक यू।